आमतौर पर ना, जब भी किसी अपराध या किसी बड़ी त्रासदी की कहानी सामने आती है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले एक विलेन को ढूंढने लगता है। मतलब एक ऐसा चेहरा जिसके माथे पर एकदम स्पष्ट रूप से खलनायक लिखा हो। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। ये ना एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। मतलब चीजों को सही और गलत के खानों में बांट देने से दिमाग को थोड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बुराई एक जगह केंद्रित है, और अगर उस विलेन को हटा दिया जाए तो दुनिया फिर से सुरक्षित हो जाएगी। हाँ, पर असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती ना। एक विलेन हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता। वही तो। और तब क्या हो जब वो खलनायक कोई एक इंसान ना होकर वो पूरा ढांचा ही हो जिसमें हम सांस लेते हैं। मतलब हमारा अपना समाज, हमारी अपनी परंपराएं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सामाजिक विलन को डीकोड करने जा रहे हैं। इग्नो के विस्तृत साहित्य विश्लेषण और नारी विमर्श से जुड़े कई अहम रिसर्च जर्नल्स को खंगालने के बाद हम मुंशी प्रेमचंद की 1927 की मास्टरपीस निर्मला के पन्नों में दबे सच को बाहर ला रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक 15 साल की खूबसूरत मासूम लड़की की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे समाज की कुप्रथाओं ने बिना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के उस लड़की को जिंदा निगल लिया। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। हाँ, ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये मानव मनोविज्ञान, पारिवारिक राजनीति और सत्ता के उस खेल का एक ऐसा सटीक विश्लेषण है जो आज 100 साल बाद भी हमारे इर्द गिर्द खेला जा रहा है। चलिए इस चक्रव्यूह की शुरुआत से बात करते हैं। जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी ना, वो ये कि निर्मला की बर्बादी की स्क्रिप्ट बाहर वालों ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने माता पिता ने लिखी थी। हाँ, और वो भी किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक हैसियत को चमकाने के चक्कर में। बिल्कुल। निर्मला के पिता बाबू उदय भानुलाल एक सफल वकील थे। पैसों की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी बीमारी थी जिसे आज के दौर में हम शायद शो ऑफ या झूठी शान कहते हैं। सही कहा। जब बेटी निर्मला की शादी तय हुई तो उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने की ठान ली। समाजशास्त्र में ना इसे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन या दिखावटी उपभोग कहा जाता है। मतलब वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज में अपना रुतबा खरीद रहे थे। एकदम सही। स्रोतों के अनुसार वो बारात के स्वागत के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे थे कि हर 3 मेहमानों पर एक नौकर मौजूद रहे। अरे बाप रे, हर 3 मेहमान पर एक नौकर? हाँ, मेहमानों को पानी पिलाने से लेकर हाथ धुलाने तक के लिए अलग अलग नौकरों की फौज खड़ी की जा रही थी। ये उस समय की अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम था। और इसके लिए भारी कर्ज लेना पड़ रहा था उन्हें। यहीं से ना घर में विवाद शुरू होता है। उनकी पत्नी कल्याणी इस बेतहाशा खर्च का कड़ा विरोध करती है। और उनका तर्क बहुत सीधा और व्यावहारिक है। उनका कहना है कि अगर सारा पैसा और कर्ज इसी एक शादी में लुटा दिया तो बाकी बच्चों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वा संवाद होता है। उदय भानु का अहंकार इस विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। देखिए, इस एक वाक्य में ना पूरी पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था का निचोड़ है। कैसे? कमाई पर पुरुष का एकाधिकार होने का मतलब है घर के हर फैसले पर उसका एकाधिकार। वो पत्नी को कोई अहमियत नहीं दे रहा। हाँ, पर कल्याणी भी चुप नहीं रहती। वो तीखा जवाब देती हैं, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूं? बिल्कुल। और ये बहस सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं था। ये एक उस ढांचे का टकराव था जहां एक स्त्री जो घर संभालती है, उसकी हैसियत सिर्फ एक आश्रित या नौकरानी की बनकर रह गई थी। और इस टकराव का नतीजा बहुत ही भयानक होता है। उदय भानु गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं और रात के अंधेरे में मतई नाम का एक अपराधी उनकी हत्या कर देता है। वही मतई ना जिसे उदय भानु ने कभी बतौर वकील सजा दिलाई थी। हाँ, वही। और अब एकदम से स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। जो परिवार कल तक अपनी अमीरी का भौकाल दिखा रहा था, वो अचानक सड़क पर आ जाता है। और जो होने वाला दूल्हा था, डॉक्टर सिन्हा का भाई, उसका परिवार बिना दहेज के शादी करने से साफ मुकर जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मुझे ये बात पच नहीं रही है। क्या बात? कल्याणी जैसी माँ, जिसने अभी अभी एक समझदार महिला की तरह फिजूल खर्ची का इतना कड़ा विरोध किया था, पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी उसी 15 साल की मासूम बेटी को एक 40 साल के अस्वस्थ,
अधेड़ उम्र के आदमी के गले क्यों बांध देती है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या ये विशुद्ध रूप से एक क्रूर और स्वार्थी फैसला नहीं था? क्या एक माँ के लिए ये संभव नहीं था कि वो अपनी बेटी को इस तरह बलि चढ़ाने से रोक ले? देखिए, इसका जवाब उस दौर की सामाजिक और आर्थिक क्रूरता में छिपा है। इसे न एक डूबते हुए जहाज के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। कल्याणी का परिवार एक ऐसा जहाज था जिसमें अब छेद हो चुका था। उस समय के समाज में बिना भारी दहेज के एक योग्य वर मिलना लगभग असंभव था। और पैसे तो थे नहीं। बिल्कुल। कल्याणी के पास अपने पति की छोड़ी हुई नाम मात्र की बचत थी। अगर वो सारा पैसा निर्मला के दहेज में दे देती तो उसके बाकी छोटे बच्चे सचमुच भूखों मर जाते। तो मतलब बाकी परिवार को बचाने के लिए निर्मला को एक तरह से लाइफ पोर्ट से नीचे धकेल दिया गया। एकदम सही। नारी विमर्श के शोध पत्रों में इसे ही पितृसत्ता का सबसे भयानक रूप माना गया है, जहां लड़कियों को जन्म से ही एक आर्थिक लायबिलिटी या बोझ समझा जाता है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, कल्याणी ने एक विधुर मुंशी तोता नाम को चुना जिसे शादी के लिए दहेज नहीं चाहिए था। ये कल्याणी का शौक नहीं था, ये उस व्यवस्था का पैदा किया हुआ अंधकार था जहां बिना दहेज वाली लड़की के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं थी। ये हकीकत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। समाज की नज़र में शादी कोई पवित्र बंधन नहीं, बल्कि एक क्रूर आर्थिक सौदा बनकर रह गई थी। और इस सौदे की भारी कीमत चुकाती है निर्मला। वो 15 साल की चुलबुली लड़की अब मुंशी तोताराम की पत्नी है। और अब अगर मुंशी तोताराम की बात करें तो स्रोतों में उनका जो चरित्र चित्रण है वो एक ही समय में हास्यास्पद भी है और बहुत दयनीय भी है। बिल्कुल। वे 40 वर्ष के हैं, शारीरिक रूप से मोटे और सांवले हैं, और दिन भर अदालत में बैठे रहने के कारण उन्हें बवासीर और मंदाग्नि जैसी बीमारियां हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके भीतर एक गहरा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना है। हाँ, वो अंदर से जानते हैं कि वो निर्मला की योग्य नहीं है। तो इस बेमेलपन को पाटने के लिए वो बहुत ही बेतुके तरीके अपनाते हैं। बालों में खिजाब लगाना, आंखों में सुरमा डालना, उम्र से मेल ना खाने वाले रंग बिरंगे और चुस्त कपड़े पहनना। और सिर्फ शारीरिक बदलाव ही नहीं, अपनी झूठी मर्दानगी साबित करने के लिए वो कहानियां भी गढ़ते हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि वो निर्मला को बताते हैं कि कैसे रात के अंधेरे में अकेले ही अपनी छड़ी से उन्होंने 3-3 तलवारधारी लुटेरों को भगा दिया। मतलब एक इंसान जो पिता की उम्र का है, वो एक किशोर लड़की के सामने एक रोमांटिक हीरो बनने की कितनी खोखली और हताश कोशिश कर रहा है। जबकि निर्मला के मन में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि एक तरह का पिता तुल्य सम्मान और डर है। और इसी जगह से उपन्यास उस मनोवैज्ञानिक पिंजरे में प्रवेश करता है जो इस त्रासदी का असली केंद्र है। तोताराम के बेटों के साथ जो होता है वो। हाँ, मुंशी तोताराम की पहली पत्नी से 3 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा है मनसाराम, जो ठीक निर्मला की उम्र का है, 15 साल का। अच्छा, दोनों हम उम्र हैं? बिल्कुल। निर्मला मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देती हैं। चूंकि दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए निर्मला मनसाराम के साथ बहुत सहज महसूस करती है, बेबाकी से बात करती है, हंसती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, तोताराम का अपनी पत्नी पर शक करना तो फिर भी एक बार को समझ आता है, क्योंकि वो असुरक्षित है। लेकिन अपने ही खून, अपने ही 15 साल के बेटे पर इतना घिनौना शक, क्या प्रेमचंद ने यहाँ ड्रामा बढ़ाने के लिए स्थिति को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया? नहीं, देखिए, ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। सच में? हाँ। एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? ये मानव मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक चित्रण है। ये शक उस ऑटो इम्यून डिजीज की तरह काम करता है जहां शरीर की रक्षा करने वाले सेल ही शरीर को अंदर से खत्म करने लगते हैं। अच्छा। मतलब अपनों को ही नुकसान पहुंचाना। हाँ, तोताराम का जो प्रेम अपने बेटे के लिए था, वही उसकी शारीरिक और उम्र की असुरक्षा से टकराकर एक भयानक पैरानोया में बदल जाता है। क्या सोचने लगता है वो? उसे लगने लगता है कि निर्मला जो भी बनाव श्रृंगार करती है, वो उसे रिझाने के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे मनसाराम को आकर्षित करने के लिए। और ये बाप रे, ये तो पागलपन की हद है। और ये पागलपन परिवार को दीमक की तरह नहीं, बल्कि एक भयंकर आग की तरह जला देता है। तोताराम एक सोची समझी साजिश के तहत अपने ही बेटे को घर से निकालकर बोर्डिंग हाउस भेज देता है। और मनसाराम के मनोविज्ञान को देखिए, वो एक आदर्शवादी लड़का है जो अपनी सौतेली माँ का बहुत सम्मान करता है। बिल्कुल। जब उसे अपने पिता के इस घिनौने शक का एहसास होता है, तो वो पूरी तरह टूट जाता है। ये तो
किसी को भी तोड़ देगा। हाँ, इस मानसिक प्रताड़ना और अपमान के कारण वो बीमार पड़ जाता है और अंततः अपनी बेगुनाही साबित करते हुए अपने प्राण ही त्याग देता है। ये एक ऐसा बिंदु है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। एक पिता की मानसिक असुरक्षा की कीमत एक बेकसूर लड़के को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और सबसे दुखद बात यह है कि मनसाराम की मौत का इल्जाम भी दबी जबान में निर्मला के ही सिर मढ़ दिया गया। मतलब अब निर्मला के पास ना मायका बचा है, ना पति का प्यार और ना ही घर में कोई इज्जत। लेकिन अब ये चक्रव्यूह यहीं खत्म नहीं होता। और भी कुछ है। हाँ, यहाँ से कहानी घर के भीतर की राजनीति में उतरती है, जहाँ निर्मला के लिए स्थिति को और भी बदतर बनाने का काम कोई पुरुष नहीं बल्कि घर की ही एक दूसरी औरत करती है। तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी। बिल्कुल। रुक्मिणी का चरित्र साहित्य में स्त्री विमर्श का एक बहुत ही जटिल और यथार्थवादी अध्ययन है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्मला के इस घर में आने से पहले घर की पूरी सत्ता रुक्मिणी के हाथ में थी। तिजोरी की चाबियां, तोताराम की कमाई, घर के सारे फैसले सब उसके नियंत्रण में थे। लेकिन निर्मला के आते ही तोताराम वो सारी सत्ता, वो चाबियों का गुच्छा निर्मला को सौंप देता है। हाँ, और यहीं से टकराव शुरू होता है। यहां मुझे ना एक वैचारिक उलझन है। हम अक्सर ये मानते हैं कि महिलाओं को एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। रुक्मिणी खुद एक विधवा है। वह जानती है कि इस समाज में बेसहारा औरत की क्या स्थिति होती है। वो खुद इस पितृसत्तात्मक ढांचे की मारी हुई है, जो अपने भाई के टुकड़ों पर पलने को मजबूर है। सही कह रहे हैं। फिर वो निर्मला, जो खुद परिस्थितियों की मारी एक बेबस लड़की है, उसके प्रति सहानुभूति रखने के बजाय एक क्रूर तानाशाह की तरह व्यवहार क्यों करती है? वो हर छोटी बात पर निर्मला को ताने क्यों मारती है और जासूसों की तरह उस पर नजर क्यों रखती है? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम सत्ता के ढांचे को नहीं देखते। नारी विमर्श के जो शोध पत्र हमारे पास है, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये पितृसत्ता की सबसे बड़ी वैचारिक जीत है, शोषित को ही शोषित का दुश्मन बना देना। अच्छा? हाँ, एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं के पास बाहर जाकर कमाने या अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का कोई अधिकार नहीं है, वहां उनके लिए घर की सत्ता यानी वो चाबियों का गुच्छा ही उनके अस्तित्व का इकलौता प्रमाण होता है। मतलब ये अस्तित्व की लड़ाई है, किसी आपसी दुश्मनी की नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। रुक्मिणी का गुस्सा असल में निर्मला नाम की लड़की से नहीं है, बल्कि अपनी चिंतती हुई सत्ता और अपनी बढ़ती हुई बेबसी से। उसे लगता है कि अगर घर का नियंत्रण उसके हाथ से गया तो उसकी अहमियत एक कूड़ेदान में पड़े कचरे से ज्यादा नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। सीमित संसाधनों और अधिकारों वाले पिंजरे में बंद दो लोग आपस में ही लड़ेंगे। वे पिंजरा बनाने वाले से सवाल नहीं कर सकते। इसे साबित करने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही दर्दनाक प्रसंग का जिक्र है। मनसाराम की मौत के बाद तोताराम का दूसरा बेटा जियाराम पूरी तरह बिगड़ जाता है। हाँ, और एक दिन वो घर में ही निर्मला के सारे गहने चुरा लेता है। और निर्मला उसे रंगे हाथों ऐसा करते देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। हाँ, उसे पता है कि अगर उसने जियाराम की चोरी का भंडाफोड़ किया तो बाप बेटी में फिर से कोई खूनी खेल हो जाएगा, परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। अपना सर्वस्व लुट जाने के बाद भी वो उस परिवार को बिखरने से बचाने की कोशिश करती है जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया है। लेकिन समाज उसे इस बलिदान का क्या सिला देता है? रुक्मिणी और आसपास के लोग उल्टा निर्मला को ही दोष देते हैं। हाँ, रुक्मिणी ताना मारती है कि निर्मला का स्वभाव बदल गया है, वो अपनी उम्र के घमंड में चूर है और बच्चों से नफरत करती है। और फिर जियाराम पुलिस के डर से अंततः आत्महत्या कर लेता है और तोताराम घर छोड़कर एक वैरागी की तरह भटकने लगता है। ये सब इतना निराशाजनक है। यही वजह है कि कहा जाता है प्रेमचंद ने यहाँ औरतों को किसी आदर्श देवी या त्याग की मूर्त के रूप में नहीं, बल्कि कमजोरियों, ईर्ष्या और अस्तित्व के संकट से जूझते हुए एक वास्तविक इंसान के रूप में गढ़ा है। ये जो वास्तविकता या यथार्थवाद है ना, इसी पर मैं आना चाहता हूँ। जिस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम और मनोविज्ञान को समझा रही हैं, ये किसी आधुनिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। अध्ययन सामग्री में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्मला हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी उपन्यास है। उसमें एक बहुत भारी वाक्य इस्तेमाल किया गया है, प्रचारक प्रेमचंद का लोप। एक आम पाठक के नजरिए से इस बात का असल में क्या मतलब है? इस लोप का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद के जो शुरुआती उपन्यास थे ना, उनमें अक्सर लेखक खुद एक उपदेशक की तरह कहानी में मौजूद रहता था। मतलब वो खुद बताते थे कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, वो पाठकों को बताते थे कि देखो ये पात्र सही कर रहा है और ये गलत।
इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता था, जहां अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती थी। अच्छा। लेकिन निर्मला लिखते समय प्रेमचंद ने वो उपदेशक वाला चोला पूरी तरह उतार फेंका। उन्होंने घटनाओं पर कोई नैतिक टिप्पणी नहीं की। घटनाएं और परिस्थितियां खुद अपना सच बयान करती हैं। क्या आप इसके काम करने के तरीके को किसी खास तकनीक से समझा सकती हैं? बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने संवादात्मक पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। यहाँ संवाद सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं है, बल्कि वो उनके अंदर के टकराव को बाहर लाने का औजार है। जैसे मनसाराम का अंतर्द्वंद? हाँ, जब मनसाराम की मन में ये कश्मकश चलती है कि वो अपनी सौतेली माँ के प्रति एक स्वाभाविक आत्मीयता महसूस करता है, लेकिन अपने पिता के शक को देखकर जानबूझकर निर्मला के साथ कठोर व्यवहार करने लगता है, तो प्रेमचंद हमें ये बताते नहीं हैं। बल्कि मनसाराम की सोच और उसके बर्ताव के जरिए हमें महसूस कराते हैं। एकदम सही। और शायद इसीलिए ये इतना स्वाभाविक लगता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई सदी पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमारे ही आस पड़ोस में किसी घर के बंद दरवाजे के पीछे ये सब घट रहा हो। बिल्कुल। और इस प्रभाव को गहरा करने के लिए एक और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कौन सी? पूर्ववृत्तात्मक पद्धति, यानी फ्लैशबैक मेथड का बहुत कुशलता से उपयोग। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। पर ये फ्लैशबैक सिर्फ पुरानी बातें बताने के लिए तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ फ्लैशबैक सिर्फ पिछली कहानी बताने के लिए नहीं है, बल्कि वो वर्तमान की पीड़ा को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, कैसे? जब निर्मला अपनी मौजूदा घुटन के बीच अपने मायके के उन आजाद और खुशहाल दिनों को याद करती है, तो वो कंट्रास्ट सीधे दिल पर वार करता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। हाँ, उपन्यास में कोई भी प्रसंग बेवजह नहीं है। मतलब उदय भानु का अहंकार, कल्याणी की आर्थिक बेबसी, तोताराम की असुरक्षा और रुक्मणी की सत्ता की भूख, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये सब एक ही विशाल मशीन के अलग अलग कलपुर्जे हैं, जो पूरी गति से घूम रहे हैं और बीच में फंसी निर्मला को पीस कर रख देते हैं। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। एक ऐसी मशीन जिसे कोई एक इंसान नहीं चला रहा, बल्कि वो अपने आप समाज की गति से चल रही है। हाँ। अब अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है। बताइए। भले ही ये कहानी 1927 में प्रकाशित हुई हो, लेकिन क्या इसका मूल ढांचा आज भी हमारे बीच मौजूद नहीं है? दुर्भाग्य से बहुत हद तक ये आज भी मौजूद है। कैसे? शायद आज दहेज के तरीके बदल गए हों, या अनमेल विवाह का स्वरूप थोड़ा बदल गया हो, लेकिन आर्थिक निर्भरता की वजह से आज भी असंख्य स्त्रियां ऐसे फैसले मानने पर मजबूर हैं जो उनकी आत्मा को मार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पीढ़ियों के बीच जो संवादहीनता तोताराम और मनसाराम के बीच थी, वो आज भी कितने ही घरों में एक खामोश दीवार बनकर खड़ी है। और इस सबसे भयानक बात, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा, लोग क्या कहेंगे का खौफ और अपनी शान बनाए रखने के लिए अपनों की ही बलि चढ़ा देने की वो प्रवृत्ति आज भी हमारे समाज की रगों में दौड़ रही है। ये वाकई एक गहरा और झकझोरने वाला सच है। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे समाज के अघोषित नियम और सत्ता का संघर्ष किसी मासूम का जीवन पूरी तरह से लील सकते हैं। बिल्कुल। मैं स्रोतों से मिले एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, जिसका विश्लेषण अक्सर लोग छोड़ देते हैं। वो है उपन्यास का अंत, यानी निर्मला की मृत्यु। मैंने भी इस पर गौर किया था। शोध पत्रों में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये कोई सामान्य दुखद अंत नहीं है। ये इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है। एक चुनौती? हाँ। प्रेमचंद एक लेखक के तौर पर चाहते तो कोई चमत्कार करके निर्मला को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। क्योंकि यथार्थ में ऐसे निर्मम समाज में निर्मला जैसी लड़कियों का बचना मुमकिन ही नहीं था। उसकी मौत इस समाज की चेतना पर एक बहुत बड़ा और तीखा प्रहार है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी देर तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे ये पूरी ट्रेजेडी बिना किसी एक घोषित खलनायक के रची गई, और अंत में निर्मला की वो खामोश मौत कई सवाल खड़े कर देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के सामने हमेशा एक आईना बनकर खड़ा रहेगा। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी क्रूरता और खोखलेपन का एहसास होने के लिए हमेशा किसी मासूम की बलि का ही इंतजार रहता है? सही बात है। क्या ये समाज तब तक अपनी आंखें नहीं खोल सकता जब तक कि किसी स्त्री का जीवन, उसके सपने और उसकी पहचान पूरी तरह से राख में न बदल जाए? एक बेहद परेशान करने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।